बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमें हमेशा उन सपूतों पर फ़ख्र करती हैं जो तारीख़ का रुख मोड़ते हैं, जिनकी क़यादत में दुश्मन की नज़रें झुक जाती हैं और जिनकी बसीरत वतन को नाकाबिले तस्ख़ीर बना देती है। इसी सिलसिले में आज हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख़ में एक और सुनहरा बाब रकम कर दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमआहंग किया और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ से ऊपर आला तरीन ओहदा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है और इससे कबल सदर अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे और उसके साथ साथ हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है। इस अहम तरक्की पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने ये कहा कि यह एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। इसी आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो उन्हें एक तरक्की दी गई, एक तो कौम के एतमाद की कितनी मजबूत दलील कहा जा सकता है और वफाकी काबीना का ये फैसला मुल्क की दिफा के लिए कितना अहम है? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा उनको ओहदा मिला है जो जंग जीत के मिला है। ये घर में जंग नहीं जीती, ये दुश्मन को घर में घुस के मार के जंग जीती है और उसका ऐलान हमने नहीं किया। हमारे DGSPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था दुनिया बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हमने कहा था हमारा रिस्पांस जा रहा है, इंतज़ार करो। दुनिया ने बताया। अच्छा, मैं अब आपको उसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले जब ये खबर आई तो तब भी मैंने बात की थी। आज सुबह ही मैं कुछ लोगों से मिला और मुझे पता चला कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उन्होंने जिस दिन हमने जवाब दिया था फाइनल इसका इंडिया का मक्कू ठप्पा है, उस दिन उनका ट्वीट आया था कि मेरी जनरल आसिम मुनीर से, ज़ाहिर है उस वक्त वो जनरल थे, अब फील्ड मार्शल हैं, बात हुई है। तो इतला ये मिली कि अमेरिका चूँकि सेटेलाइट पे सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे और जब हमारे मिज़ाइल लॉन्च होने के लिए गाड़ियाँ बाहर आ गई थी मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो जनरल आसिम मुनीर से रब्ते की उसी वक्त से ट्राई अमेरिका की तरफ से बड़ी खुल्लम खुल्ला हुई, लेकिन उन्होंने कॉल तब ली जब हमारा जवाब शुरू हो गया हुआ था और उनको बता दिया कि जी बिल्कुल आपकी कॉल भी ले ली है और हमारा कोई इरादा नहीं, हमने सिर्फ दिफा में अपने काम किया है और हमें कोई मसला नहीं है किसी भी चीज़ में। हमने पहले भी कहा था, लेकिन अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यानी अमेरिका ने जो कोशिशें हमारा जवाब शुरू होने से पहले की थी वो पहले ही रिफ्यूज़ इसलिए हो गई कि हम कॉल क्यों लें जब हमने जवाब देना है, और हमने जवाब दिया और पूरी दुनिया ने देखा और माना। एक्चुअली यही वो खुशी होती है जब पूरी कौम की और वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में एक अच्छा फ़ैसला किया कि रिवार्ड दिया जाए जो हकदार हैं। उसमें एयर चीफ मार्शल को जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी, उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। शुहदा और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए सिविल अवार्ड्स और जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो दोनों देने का फ़ैसला किया। इससे ज़्यादा अच्छा कोई फ़ैसला नहीं हो सकता कि दुनिया ने माना है। ये हमने अज़ खुद बैठ के फाते अपने आप को नहीं बनाया, हमने जवाब दिया, दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया बीच में इंडिया की रिक्वेस्ट पे आई कि जनाब हमारा तो काम तबाह हो गया है, हमें बचाओ। उसके बाद हमने कहा कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम आपको पहले भी कह रहे थे। और जिन लोगों से मैं मिला उनसे सुबह बात हो रही थी जब, तो ये पता भी नहीं था फील्ड मार्शल का कि जो लोग उस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद आ जा रहे थे, खुद प्राइम मिनिस्टर रात को 2 बजे 2:30 बजे के करीब एक स्पेशल मीटिंग में पिंडी ही गए थे जहाँ पे ये मज़ीद फैसले हुए थे। तो जो लोग उस वक्त साथ थे, मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रा भी दोनों अतराफ़ में तज़ब्ज़ुब चेहरे पे नहीं था, टेंशन किसी के नज़र नहीं आई कि मुतमईन थे सब कि हम अपने फ़ैसले कर चुके हैं और हम करेंगे। ये मैंने बात जैसे पहले बताई थी कि पाकिस्तान के पास अपनी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो रात 10:30 बजे आई थी कि जब ये सारे लोग इकट्ठे हुए इंडिया में
कि भाई आज रात ये ऑपरेशन करेंगे, किस किस्म का करेंगे। जाहिर है कि वो टेक्निकली हर चीज़ तो नहीं आ रही होती, लेकिन आपको पता लग जाता है तो आप पूरे तैयार हो जाते हैं। जबकि हमारा साइबर स्पेस सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड था तमाम मुसल्लह अफवाज का, और जब हमने उनके उसको उड़ाया एयर डिफेंस सिस्टम को, तो वहां तो कुछ भी नहीं रह गया उनके पल्ले। 70% हमने उनकी बिजली खत्म कर दी, तो उनकी तो कम्युनिकेशन टूट चुकी हुई थी। तो पाकिस्तान ने इस तरह से जंग जीती। तो मेरे हिसाब किताब में ये एक प्रॉपर वक्त में खुद प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला, और जाहिर है सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया, चूंकि उनकी पार्टी इत्तेहादी भी है जरदारी साहब की, और ये ज़रूरी भी होता है कि जब आप इस किस्म की अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को, और उसकी एडवाइस पे साइन लिए जाते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री हो, चाहे वो जनरल की तकर्री हो, और ये तो फील्ड मार्शल की थी। तो बहरहाल एक अच्छा वो एजाज़ जो पाकिस्तान को मिला, मेरी तरफ से तमाम मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, और पाकिस्तान की पूरी कौम को। जी अयाज साहब। जी बिल्कुल मुबारकबाद सैयद आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल वो बने हैं। अयूब खान साहब के बारे में चूंकि कहा जाता था उन्होंने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया था, इसलिए वो कंट्रोवर्सी भी रही। अब चूंकि गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है, इसलिए ज़ाहिर है। और नो डाउट जिस तरह से इंडिया को हमने मारा वो कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और मेरे जो छोटे कायदे हैं वो हमेशा काम भी बड़े बड़े करते हैं, जब वो करने पे आए, और उन्होंने आज फिर देखें करके दिखा दिया। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आमिर के सदर को भी एतमाद में उन्होंने ले लिया सदर मुल्क को। हालांकि जाहिर है उनको क्या एतराज़ हो सकता था इस तकर्री पे। 5 स्टार जनरल होने पे मुबारकबाद उनकी बनती है। फिर एयर चीफ को उन्होंने कहा कि जी वो अब जाहिर है वो भी ताहयात हो गए, अब रिटायरमेंट तो ख़त्म हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से क्रिपल किया इंडिया को, वो आज वो चल रही थी एक, अभी मेरे ख्याल दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से तो शायद नहीं आई कंफर्मेशन, जो DGMOs की वो आपस में बात हुई है कि वो ज़माना अमन के उस पर वापस ले जाएं उनको, वो जो अपनी वो सीज़ फायर के मामलात और सारे मामलात, तो वो भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अगर कंफर्मेशन उसकी भी आ जाए तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी जीत थी। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया को लगता था कि इंडिया चूँकि माइट है बहुत बड़ी, वो और इंडियंस ने तो कहना भी शुरू कर दिया था ना कि पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, हमारा तो मुकाबला चीन से है। तो जब वो चीन और पाकिस्तान एक साथ हुए तो फिर उन्हें समझ आ गई कि नहीं, पाकिस्तान से ही मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इंडिया से कैसे मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ जो हो गई है इस सारे एपिसोड में, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब एक बंदा इतना ज़्यादा गरूर जिस शख्स को था कि जी हम तो बस पाकिस्तान से अब बात भी नहीं करना पसंद करते, और जितनी रौनक जयशंकर में थी वो आपके सामने है कि उनकी क्या दुर्गत बनी हुई है। वो वजाहतें दे दे के उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रही, वजाहतें कैसे दें, वो नहीं मानते। ऑफिशियली इंडिया नहीं मानता हमारे तैयारे गिरे हैं, तो पूरी दुनिया बता देती है कि ये जी ये ले, ये आपके तैयारे गिरे हैं। तो उसके बाद और ज़्यादा खिफ़त होती है, हजीमत होती है। और इसीलिए अगर कुछ लोग कहते हैं, ये बात करते हैं कि इसको बिल्कुल इजी ना लिया जाए, नरेंद्र मोदी को जितना ज़ख्म खुर्दा है वो यकीनन कोशिश तो करेगा। मुझे नहीं पता कि क्या कोशिश करेगा। आज की तारीख तक तो मुझे नहीं लगता कि उनकी एयरफोर्स इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पे उस तरह की हरकत दोबारा को हमला कर सके। लेकिन यकीनन वो बैठ के सोच तो रहे होंगे कि जी हमने करना क्या है, वो उससे कैसे निकलना है। तो मेरा ख्याल है उससे पहले कि कोई इस तरह का एडवेंचर फिर इंडिया कर दे, इंडिया तो नहीं, नरेंद्र मोदी मैं कहूँगा, और उनकी वो जो टीम है, उनकी जो कंपनी है वो कर दे, तो इंडियंस के लिए भी ये बेहतर है कि वो अपने ये जंगी जुनून वाले जो लोग हैं इनसे जान छुड़ा ले। उसकी वजह ये कि इस खत्ते में बहुत पोटेंशियल है प्रोग्रेस का, यहाँ पे खुशहाली का बहुत पोटेंशियल है, और गुर्बत भी अल्टीमेट है इस खत्ते में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो बेहतर है कि वो कोई बेहतर फैसले, अच्छे फैसले, कोई पॉजिटिव फैसले वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंसिया कर ले, और नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है उनसे जान छुड़ा ले, और कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे उनका इंतखाब हो जाए जो ये समझें कि वाकई अब
इससे ज्यादा और मार खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मिल के बात करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा फैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तो फैसला इंडियन कौम ने करना, हमने तो नहीं करना। जी इलियास साहब, देखिए इस जो अभी है कि वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल का दिया गया, ये बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो जिस बुनियाद पर दिया गया, इसमें आलमी सतह पर इनकी रैंकिंग है इनके, क्योंकि इन्होंने जो एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें अपने मुल्क का 1965 के बाद जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान का नुकसान कम है और दूसरे दुश्मन मुल्क का जो ज़्यादा है, और इसका एतराफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह के मीडिया ने, दूसरे लोगों ने, सब ममालिक ने किया है कि पाकिस्तान का एक जो इसमें शुमार होता है कि बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान ने अपना नुकसान ना होने के, और एक ऐसी जंग लड़ी है जो 5th जनरेशन से भी बढ़ के है, जो कि आज तक किसी इस मुल्क नहीं लगा कि उनके अटैक किए और उनको आगे से दफ़ा इतना, यानी कि वो दफ़ा भी नहीं अपना कर सके, और पाकिस्तान ने जिस तरह लड़ना था और उस तरह लड़ के आए उनके त्यारों से, ना सिर्फ उनके त्यारे गिराने के लिए, जब दूसरा अटैक किया पाकिस्तान ने उनके मुल्क में जाके जिस तरह बमबारी की, उनके S-400 वगैरह जो असले के डिपो और उनके एयर बेसेस हैं जो ख़ास तौर पर उड़ाई की, तो वो ये है एक पूरी दुनिया में इस बातचीत का इतराफ़ किया गया। अगरचे इंडिया नहीं मानता था, लेकिन अब उनके लोग खुद आके सड़कों पर बता रहे हैं कि जी नुकसान हुआ। LOC पर जो किया उन्होंने, उनको जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस बुनियाद पर तो ये काबीना का फ़ैसला एक बहुत बेहतर फ़ैसला है कि जी उन्होंने इतराफ़ किया अपने जो हैं फ़ौजी जवान हैं, जो उनको उनकी इन खिदमात का इतराफ़ करते हुए उनको जो फील्ड मार्शल का दिया गया, जो पाकिस्तान में सेकंड टाइम किसी को दिया गया, और इस पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके अप्रिशिएट किया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक दफाई जो ताकत है उसका इतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है कि भारत ने न सिर्फ किया है बल्कि दूसरे ममालिक ने किया है। जिस तरह आप देख लें, अमेरिका ने किया, रशिया ने किया, सब चीन तो वैसे हमारे साथ खड़ा था, तो दूसरे ममालिक जो करके इस वक्त पाकिस्तान को जो एक जंगी हैसियत से जो पाकिस्तान है वो इस दफाई तौर पर बहुत ही मजबूत माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से है, ताकि भारत कोशिश कर रहा है कि वो अपना बिल्कुल अपना दूसरा मोदी कह रहा है कि वो अटैक करे, लेकिन देख लें आज DGMO के जो जिस तरह हुआ है, लेकिन उनकी जानब से ये दानिश का एक यही था तकाजा था कि इसको जी दफाई तौर पर जो है आपस में पुरअमन तरीके से रहा जाए दोनों अभी, क्योंकि ये चौथी मीटिंग्स हुई है इनकी आपके DGMO की, तो उसके बाद फैसला यही हुआ है कि इसको लॉन्ग टर्म पर ये है पुरअमन तरीके से रह जाए। ठीक जी, फैसल साहब, कितना इम्पोर्टेंट है मुल्की दिफा के लिए वफाकी काबीना का ये फैसला? देखिए, जिस तरह कौम इस फैसले को वेलकम कर रही है, इससे लग रहा है कि कौम ये चाह रही थी, ये जो काबीना ने ये फैसला किया है, कौम के दिल की आवाज़ है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप इस वक्त सोशल मीडिया का जो इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड है ट्विटर का, वो फातेह हक फील्ड मार्शल जनरल आसिम है। ये एक आपको एक रेफरेंडम है, ये जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, ये कौम की तरफ से इसको आप जो है ना एक रेफरेंडम समझें जो उन्होंने आसिम मुनीर के हक में दिया। इसके 2 टेस्ट हैं, एक टेस्ट तो वही है जो कौम खुश हो गई, दूसरा टेस्ट जो आपने लेना है ना, वो लेना है इंडिया में इस वक्त आग लगी पड़ी है। इंडिया का अगर इस वक्त मीडिया देखें तो वो जो उनके जो एंकर्स हैं, उनके जो तज्जियाकार हैं, वो छत से जा के लग रहे हैं कि छत भी ना तोड़ दें, जो सूरत हाल वहाँ पर हुई भी है। क्योंकि ये जो जंग हुई है, ये जो 15-20 दिन महीने का जो इंडियन मीडिया था, ये जनरल आसिम से शुरू होकर जनरल आसिम पे आज आपने कॉमेडी शोज देख लिए, मुझे मना कर रहे थे और खुद देख लिए, ये ज्यादती है। आज मैंने सिर्फ उनको चेक करने को देखा ना कि वहाँ पे आज चल के आ रहा है आज का दिन। तो जिस तरह वहाँ पे आग लगी है इंडिया के चैनल्स के अंदर, तो इससे अच्छा नहीं कि समझ लें ये भी एक इंडिया के ऊपर जो वार है, ये भी इंडिया के ऊपर जो ना आपका हमला है कि आओ मजे करो। तो मैं जनरल आसिम ने कहा था ना, इस खबर का जो ना आप जख्मों पे नमक छिड़का, ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। हाँ, जनरल आसिम जो है वो इंडिया में एक खौफ है ना, वो अलामत बन चुके थे। जी जी। अब बात ये है कि एक तो पाकिस्तानी कौम का वेलकम कि पूरी कौम इस फैसले के साथ जो है खड़ी है। सबूत क्या है? ट्विटर का ट्रेंड नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है। ये तो आर्टिफिशियल नहीं बन सकता ना, ये तो एक, और ट्विटर का ट्रेंड भी उस वक्त चल रहा है जब ट्विटर ओपन है।
इसमें अब कोई पाबंदी नहीं है, VPN पे नहीं चल रहा ट्विटर, ये ओपन है, तो लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रेंड जो है इस खिलाफ नहीं है। नंबर 1 जो है आपका जो है वो ट्रेंड चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि कौम ने इस फैसले को सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि इस पे अपनी खुशी का इजहार किया है, और उनको फील्ड मार्शल के साथ जो है फातेह हक का भी जो है वो ये लक़ब दे दिया है। तो 2 उनके पास उनको आज एजाज़ मिल गए, एक तो फील्ड मार्शल का मिला और एक फातेह हक का मिला, जिन्होंने ये मार्का जो है वो अंजाम दिया। कि इसको टेक्निकली बुनियादों पर समझने की ज़रूरत है कि इस फौज ने इस वक्त जो काम किया है, जो फौज दुनिया में अफवाज की रैंकिंग है, ये जंग जीत के पाकिस्तान ने इस रैंकिंग को तब्दील कर दिया है। जब आपने दुनिया की 4थी बड़ी आर्मी को हरा दिया, तो इसका मतलब ये कि आज से आप दुनिया की 4थी बड़ी आर्मी आप हैं। आज की दुनिया की जंग तब्दील हो चुकी है। अब वो आतिशीन असले की जंग नहीं है, अब जो है वो साइबर की जंग है, अब ड्रोन की जंग है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग है, अब ज़हानत की जंग है। ये जंग का ये जंग हुई है, इसने दुनिया में जंग के नए मेयारात मुतय्यन किए हैं। आइंदा की जंगें इन मेयारात की बुनियाद पर होंगी, और वो पुरानी अंदाज में नहीं होंगी कि जो इंडियन को आपने जो उनको अंधा कर दिया उनके तैयारों को, तो उसके लिए आपने रॉकेट फाइंड नहीं किया था, उसके लिए आपने साइबर अटैक किया था। तो इस जदीद दुनिया की जो ये पहली जंग है, इसको हम जदीद जंग कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जो टेक्नोलॉजी का जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया है। अच्छा, इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान ने इजाद तो नहीं की थी ना सब चीजें। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया के लिए भी कोई ये ऑप्शन मौजूद था ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर पाकिस्तान के लोगों को मुकम्मल गिरफ्त है। सही। और इंडिया का जो दावा था कि हम जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और हमारे पूरे शहर जो है वो लैंडमार्क बन गए आर्टिफिशियल उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो दावा भी उसका गलत साबित हुआ। ये ठीक है, हमारे लोग जो है दुनिया की बड़ी IT कंपनियों के CEO नहीं बने होंगे, लेकिन IT का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, साइबर टेक्निक का इस्तेमाल जो पाकिस्तान ने किया है, उससे पाकिस्तान ने इस शोबे में, साइंस के शोबे में भी अपनी बर्तरी साबित कर दी है। तो ये इस जंग ने जहां दुनिया में जंग के म्यारात और तरीक़ेकार और टेक्निक को तब्दील किया है, वहां पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में, अस्करी शोबे में भी और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बर्तरी जो है वो साबित की है। तो जो जंग का सुपर सलार होता है, जो फौज का सुपर सलार होता है, उसको ये क्रेडिट देना चाहिए, खुल के देना चाहिए और खुले लफ्जों में देना चाहिए कि ये क्रेडिट जो हम इस फातेह बने और ये हमने नए म्यारात मुतय्यन किए और हम जो है एक तालीम याफ्ता और आज के जदीद तकाज़ों से हम मांग कौम के लाए, वो क्रेडिट जो है वो जनरल आसिम मुनीर को जाता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ठीक है जी, नवीद साहब। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करूं कि यानी फील्ड मार्शल जो है ये है क्या। बेसिकली फ़ौज में सबसे बड़ा ओहदा 5 स्टार जनरल। अच्छा, दिया किसको जाता है, यानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की जाए और वो भी वॉर टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जो है वो सामने आए। तो वॉर टाइम में जनरल आसिम मुनीर की जो अचीवमेंट है, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट इन द सेंस के आप देखें पूरी दुनिया जो है वो लगी रही कि पाकिस्तान जो है वो डीएस्केलेट करे, पाकिस्तान जवाब ना दे। हमारे इस प्रोग्राम में भी बैठ के ये बातें कही जा रही थी कि जी जवाब नहीं देना चाहिए, हमें मुज़ाकरात और मसलहत की तरफ जो है वो जाना चाहिए। उस वक्त भी मैंने कहा था नहीं, जवाब जो है वो ज़रूरी है। जवाब देने के बाद जो है फिर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा जाए और फिर जब स्कोर इवन हो जाए कि आप मेरे घर में घुसे, अब मैंने आपको घर में घुस के मारा है, अब बैठें, अब बात करते हैं, अब डी-एस्केलेट करते हैं। तो प्रेशर बहुत था, नो डाउट डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत था, लेकिन वो प्रेशर में ना आना और फिर जिस रात हमने जो है वो रिटेलिएट किया, उस रात देखें इंडिया की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई। ये नूर खान बेस या बाकी जो एयर बेसिस थी, ये प्रीएम्प्ट किया गया। इंडिया को शायद सुनगुन लग गई थी, ऑब्वियसली उनकी भी इंटेलिजेंस होगी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने जा रहा है, और उन्होंने ये किया था कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा, यहाँ पे जुर्रत, बहादुरी और जो इस्तिक़लाल होता है वो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो फौजी लीडरशिप में जो है वो हमने देखा कि उसके बावजूद जो है वो काउंटर अटैक किया गया, रिटेलिएट किया गया और इतना इफ़ेक्टिवली रिटेलिएट किया गया, इतनी बहादुरी से और इतने बड़े पैमाने से
यानी 2019 का भी हमने देखा था जो बालाकोट में हुआ था, उस वक्त जो है वो कहा गया कि जी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएंगे और टारगेट हिट नहीं किया, टारगेट्स को लॉक करके उनके करीब जो है वो मिसाइल मारे गए, लेकिन टारगेट को नहीं हिट किया गया। यहाँ पे जो है वो जंग जब तक देखें इंडिया के अंदर ना लेके जाता पाकिस्तान, तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर वो डेटरेंसी नहीं आती कि जी हम तो जाके इनके शहरों पे मार रहे हैं, और पाकिस्तान को बार बार पोक कर रहे थे कि जी आप क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे। तो जो जिस तरह से रिटेलिएट किया गया, इसमें नो डाउट जो इंडिया के खुद मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो खुद हैरान होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का जवाब आया। आपके शहर में वो कह रहे थे 6 ब्राह्मोस मारो आया कि सिर्फ वो नहीं, आप देखें इंटरनेशनली जितने भी आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो सारे हैरान हैं। उस दिन मैं सुन रहा था क्रिस्टीन फेयर का एक इंटरव्यू सुन रहा था। अब क्रिस्टीन फेयर जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिटिक है, वो यूजुअली पाकिस्तान के खिलाफ ही बोला करती हैं, लेकिन उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल का जो क्लेम था कि जी हमने जहाज गिराए हैं, हमारे पास मलबा नहीं है, हमारे पास हम नंबर नहीं बता सकते, तो उसने कहा जी ये बकवास कर रहे हैं, उर्दू में कहा कि जी ये बकवास है। अभी और फिर इससे देखें कि आपने बिल्कुल चेंज करके रख दिया, आपने ग्लोबल सियासत को चेंज करके रख दिया, आपने ग्लोबल डिप्लोमेसी को चेंज करके रख दिया। आरटी के ऊपर, रशिया टीवी के ऊपर अभी एक इंडिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और वो इस बात को एडमिट कर रहे थे कि इंडिया में इस वक्त जो है वो एक अजीब जख्म खोरदा सी कैफियत है इंडिया की, कि आप देखें वो अमेरिका जो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान को और इंडिया को उसने डी हाइफनेट किया हुआ था कि जी इंडिया से ताल्लुकात डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डिफरेंट हैं। यहाँ पे ट्रंप जो है उनको दोबारा हाइफनेट कर दिया, उसने पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा ऐसे कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दोनों को एक नजर से देखती है। आप दावा कर लें कि जी हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, आप दावा कर लें हम बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हैं, आप दावा कर लें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, पाकिस्तान आपके मुकाबले में छोटा है, तो अपने से यानी अपने से 3 गुना दुश्मन को इस तरह का जवाब देना। देखिए ना, राफेल आया, उन्होंने कहा कि जी वो मोदी साहब ने 2019 में जो कुछ हुआ था, उन्होंने कहा राफेल आएगा ये हो जाएगा। क्या हुआ? आपने उनके वो राफेल यानी वो जहाज जो कि $260 मिलियन अपीस है, उसको आपने कैसे जहाज से जो है उसको गिराया। तो ये होता है बेसिकली, ये होती है जुर्रत, ये होती है वो कायदाना सलाहियत कि ऐसे मौके पे किस तरह से मुल्क को लेके चलना है, किस तरह से फौज को लीड करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी गवर्नमेंट ने किया ये वो राइटली डिजर्व करते थे, और इस तरह से जुर्रत और बहादुरी हमने देखी और कायदाना सलाहियतें, और ये हुकूमत का, वफाकी काबीना का एक बहुत ही अच्छा कदम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिनको ये एजाज़ी ओहदा दिया गया। राय आपने जान ली एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल मोदी का, भारत में अक़लियतों के साथ जो एक तरह का उनकी एक जहन्नुम बना दिया गया है भारत को अक़लियतों के लिए, इसी मुनासबत से हम सवाल उठाएंगे कि भारत में हिंदुत्व का राज, अक़लियतें क्या भारत छोड़ जाएं, कहाँ जाएं, इस सारे मामले पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार भारत का मकरूह चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। मोदी का भारत खास तौर पर अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन गया, सांस लेना जुर्म बन गया है। भारत में हिंदुत्व का राज है, जहां इबादत जुर्म बन चुकी है। हिंदुओं के अलावा दीगर अकायद को बगावत और सच बोलने को दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। मुसलमानों की नस्लकुशी और कश्मीरियों पर जुल्म सितम तो दहाइयों से जारी है, मगर अब मोदी सरकार ने सिख बरादरी के लिए भी भारत की जमीन तंग कर दिया है। करतारपुर राहदारी की बंदिश सिर्फ एक मजहबी मकाम को बंद करना नहीं, बल्कि करोड़ों सिखों के जज्बात पर हमला है। अपने हक के लिए आवाज उठाने पर भारत समेत दीगर मुल्कों में सिख रहनुमाओं को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक नवीद साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो भारत में अक़लियतों के साथ जो ख़ास तौर पर बर्ताव और रवैया है, ये किस बात की गुमाजी करता है? क्या फिर जो अक़लियत भारत में बसते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम सिखों की बात करते हैं, तो क्या वो भारत को छोड़ जाएं? दुआ देखें, ये मोदी की ज़हनियत की अक्कासी करता है। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है ये उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अक्कासी करता है। यही तो वो है ना, देखें
जो उस दिन भी हम कह रहे थे कि ये जो हिटलर वाली सोच है, ये तो वही हिटलर वाली सोच है ना। इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, इसका जो सियासी नज़रिया है वो आरएसएस का नज़रिया है ना। और आरएसएस क्या चाहता है, वो हिंदू सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करता है। वो जो है वो हिंदू कौम और हिंदू मज़हब की उसकी बालादस्ती की बात करता है। आप ये देखें कि ये जो मोदी हैं, इन्होंने शायद ये समझ रखा था, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो है वो चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट जो बन सकता है वो इंडिया बन सकता है। तो उसने ये समझ रखा था कि वेस्ट जो है और अमेरिका जो है वो ब्लाइंडली इसको सपोर्ट करेगा। और काफ़ी हद तक जो है पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको किया भी, कि जिस तरह से वो जो कुछ कर रहा था उसके ऊपर आंखें जो है वो बंद की जा रही थी, नहीं देखा जा रहा था। 2025 की रिपोर्ट है इसकी यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम की, उसमें उठा के देखें क्या क्या कहा गया कि किस तरह से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने किस तरह से मुसलमानों के साथ क्या किया, बाकी अक़लियतों के साथ क्या किया। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, आप ये देखें वहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसके वो लेके आए, और वहाँ पे क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, पास्टर्स थे, उनको जो है उनके खिलाफ केसेस बनाए गए कि जी आप किसी को मजहब तब्दील जो है वो नहीं कर सकते। यही मोदी थे जिन्होंने जो है वो हमने देखा कि वो राम मंदिर की जो है उसकी इनॉग्रेशन पे वो खुद वहाँ पे जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। ये वही राम मंदिर है जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पे बनाया गया था। उस वक्त भी मोदी के पैटर्नेज में ठीक उसके अंडर जो है मुसलमानों का कत्लेआम वहां हुआ था। और फिर जब इसने ये राम मंदिर की बुनियाद रखी तो उसके बाद भी हमने देखा कई जो है वो इंडियन स्टेट के अंदर एंटी मुस्लिम फसादात हुए। तो ये उसकी सोच ये है, वो हिंदुत्व के ऊपर बिलीव करता है। वो जो है इंडिया को एक हिंदू रियासत बनाना चाह रहा है कि जिसके अंदर हिंदुओं की सुप्रीमेसी और बाकी मज़ाहिब को जगह कम हो। ठीक है जी, क्विकली सबका कमेंट लेंगे अब। जी आमिर साहब, देखें जो मोदी आरएसएस का जो हिंदू तवा है 75 साल के हो रहे हैं और उन्हें आइंदा के लिए अपनी नई लीडरशिप भी इसी डिज़ाइन पे की गई है। सिखों के लिए उन्होंने ज़िंदगी तंग की। इस जंग में उन्होंने गेम ये डाली कि 3 ब्राह्मोस मशरकी पंजाब में डाले उन्होंने, और कोशिश की कि जो सिख हैं वो ये कहें कि ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने बर वक्त उसका जवाब भी दिया, पब्लिक भी किया। अब एहसानुल्लाह एहसान को डाला है, टीटीपी का जो तर्जुमान है उसके कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इन्हीं लोगों के ज़रिए सिखों के अंदर एक बगावत की बात। जस्टिस ट्रूडो जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने इसका हरदीप सिंह का कत्ल का बताया कि इसमें रा इन्वॉल्व है और इन्होंने बराह रास्त काम किया है। बरतानिया में अवतार सिंह का काम किया, अमेरिका में गुरबंद सिंह के लिए इन्होंने यही कोशिश की असैसिनेशन की। अब जब दुनिया मान चुकी है ना, यही हमारा भी वक्त है कि जनाब ये है दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि सारी चीज़ों के आप 1 by 1 चेक कर लें कि इंडिया इस वक्त पूरे दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसी जोन में इन्होंने कुछ ऐसे काम कर लिए जैसे पाकिस्तान पे हमला करना, अमेरिका को जवाब देना, अब वो भुगत रहा है। लेकिन बहरहाल मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो 15 साल की उम्र से इस आरएसएस में शामिल है, तो कोई भी तवक्को ये करना कि वो इंसानियत का सबक सीखेंगे बहुत मुश्किल है। क्विकली नाज़रीन ब्रेक वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, क्या फिर अक़लियतें ख़ासतौर पर सिखों पर जिस तरह के मज़ालिम आगाज़ से होते आए और अभी भी भारत बाज नहीं आया, तो क्या ये जो मजहबी जुनूनियत है उसके अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब को हिट करने की, क्या फिर भारत में अक़लियतों को रहना ही नहीं चाहिए? देखिए, एक इस वक्त जो वैसे तो उसकी एक पॉलिसी में इंतहा पसंदाना और हिंदू सोच है ही, लेकिन जब से पाकिस्तान और भारत की जंग वाला मामला हुआ है, भारत अपना सारा बदला जो है वो सिखों से ले रहा है। उनकी मजहबी इबादत पे पाबंदी लगा रहा है। इस वक्त वहाँ जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान में मुखबरी के नाम पर, वो सारे सिख हैं। अभी वो यूट्यूबर समय जो 6 लोग पकड़े गए और 6 के 6 जो है वो सिख हैं। तो ये भारत खुद वहाँ बसने वाले जो सिखों को वो जबरदस्ती अपना दुश्मन समझता है। पता ही क्यों समझता है? तो बहरहाल ये भारत अपने लिए खुद जो है ना वो जो है ना मसाइल पैदा कर रहा है। और ये जो दुनिया भर के जो सिख हैं उनको देखना चाहिए
उनको इस पे जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए और उनको जो है ना खुल्लम खुल्ला जो है ना इस सूरत हाल में भारत के खिलाफ जो है वो ऐलान बगावत करना चाहिए। जी इलियास साहब, देखिए इसमें आप ये देख लें, मुसलमानों को, सिखों को इस टाइम टारगेट बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर इस मौसम में तो ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये जंग के दौरान बाद में, लेकिन इससे पहले भी मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा था, उनको अलहदा, उनको रहने के लिए घर नहीं दिया गया, ना कुछ उनको छत दी जा रही, ना उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अकलीतों के साथ जो सलूक हो रहा है गुजरात वगैरह में, तो उन मुसलमानों के साथ देख लें, आप देख लें पंजाब में, देख लें बिहार में, देख लें मुसलमानों के लिए कोई उधर रहने के लिए जगह नहीं है। जिस तरह उनके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो ये नाकाबिल तलाफ़ी जो है, इसका क्या कहते हैं, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो ये इस सूरत हाल पर देखना पड़ेगा इनको कि दुनिया भर देख रही है उसको, ह्यूमन राइट्स वालों को देखना चाहिए कि अकलीतों का क्या हाल किया हुआ है उसने। तो इस वक्त तो भारत जो है वो अंधा होके, जुनूनी होके वो चाह रहा है किसी ना किसी तरीके बदला ले ले, किसी तरीके, चाहे वो अपने लोगों से भी लेने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह कि जिन्होंने मजम्मत की थी कि नहीं लड़ना चाहिए, तो उनके खिलाफ हुआ। जी आया सर, देखिए तो अब उनकी पॉलिसी और सोच वो तो हमें पता ही है, वो अक़लियतों के खिलाफ है। उस हवाले से स्पेशली मुसलमानों के और सिख अब उनका बहुत बड़ा इशू बने हुए हैं पूरी दुनिया में, चूँकि उनको बड़ा ख्वार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त थोड़े मजालिम और बड़े हैं और बढ़ेंगे वहाँ पे अक़लियतों पे। उसकी वजह ये कि जो मार पाकिस्तान से पड़ी है उसको उन्होंने कहीं तो उसका बदला उतारना है और अपने उस इंतहा पसंद सोच वाले लोगों को मुतमईन करना है किसी तरीके से। इसलिए आपको ये वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पेशली सिखों ने चूँकि बिल्कुल नाक में दम किया हुआ है और इतने नालायक हैं इंडियन, मैं हैरान हुआ हूँ कि गोल्डन टेम्पल पे अपनी तरफ से मारा उन्होंने वो मिसाइल, वो भी 20 मीटर दूर जा गिरा है। तो यार इंसान के बच्चों वही ये काम ठीक कर लेते, लेकिन टोटल फ्लॉप इस वक्त हुए हैं, तो इसलिए गुस्सा कहीं तो निकले, गुस्सा कहीं और निकाला। बहुत शुक्रिया जी, वक्त खत्म हो गया आप सबका जी, बहुत शुक्रिया। आज की एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए।